कि t=0 पर सर्किट को सॉल्व करो, सर्किट के किसी भी ब्रांच में करंट या वोल्टेज पता करो। तो जहां पर भी हमें कैपेसिटर दिखेगा उसको शॉर्ट सर्किट करना है, जहां पर भी इंडक्टर दिखेगा उसको ओपन सर्किट करना है। सर्किट अब ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। सॉल्व करके हम लोग हर जगह करंट वोल्टेज बता सकते हैं। अगर हमें ये बता दिया जाए कि स्विच क्लोज करने के बाद बहुत बहुत टाइम गुजर चुका है और हमारा सर्किट स्टेडी स्टेट अचीव कर चुका है, तब भी हम लोग ऐसे सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट अचीव करने के बाद हम कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर देते हैं और इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस जब भी तुम्हें दिए जाएंगे तो तुम सॉल्व कर सकते हो। और इनके साथ साथ कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी और एनर्जी कैसे चेंज कर रही है, ऐसे भी क्वेश्चंस अगर दिए जाए तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो अपने लेवल पर। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा नहीं, अगर रेजिस्टर है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे सर्किट में कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी है तो तुम्हें ये मेंशन किया जाएगा हमेशा कि तुम्हें स्टेडी स्टेट रिस्पांस निकालना है या फिर इनिशियल स्टेट पे सर्किट को सॉल्व करना है। ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट में भी पूछा जा सकता है, लेकिन अभी ट्रांजिएंट स्टेट फॉर द टाइम बिंग हम डिस्कस नहीं करें, अभी सिर्फ स्टेडी स्टेट पर और इनिशियल स्टेट पर फोकस करते हैं। ठीक है, ओके। ठीक, कैपेसिटर वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, इसको थोड़ा इंडक्टर के बारे में तुम लोग पूछ रहे हो, उसको अभी हम अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले कैपेसिटर डेफिनेशन हो गया और कैपेसिटर कैलकुलेशन हो गया। ठीक, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटिव सर्किट सॉल्विंग। ठीक, कैसे? केसीएल केवीएल यूज करके, ये भी कर चुके हैं। इसके बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये भी कर चुके हैं। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से सर्किट सॉल्विंग। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हम कवर कर चुके। इसके बाद कैपेसिटर सर्किट है, तो कैपेसिटर सर्किट की सर्किट एनर्जेटिक्स। ठीक है, हर सर्किट एलिमेंट में कितनी एनर्जी डिसिपेट होती है या स्टोर होती है ना, या कोई एलिमेंट अगर वो एक्टिव एक्टिव एलिमेंट है तो वो कितनी एनर्जी सप्लाई करता है। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या टॉपिक कैपेसिटर में रह जाता है जो हम लोगों को डिस्कस करना है, वो है डाइलेक्ट्रिक्स, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें कवर करना पड़ेगा। इस पे हम अभी आते हैं डाइलेक्ट्रिक्स वाले पार्ट पे। अभी सर्किट एनर्जेटिक्स के मैं चाह रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास आ, कुछ इस तरह का सर्किट गिवन है। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक, इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन को ट्राई करने से पता चलेगा कि अभी तक के जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए उस पर तुम्हारा कितना कमांड आया है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी सॉरी। ठीक है, हमारे पास ये
एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है, और यहाँ पे बैटरी है, और यहाँ पर स्विच है। ठीक है, कैपेसिटर, कैपेसिटर, और ये बैटरी है। इन दोनों की कैपेसिटेंस बता दी गई है, सेम है, सी। और बैटरी की ईएमएफ बता दी गई है, ई है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, सारी वैल्यूज गिवन है, सिंबल के टर्म्स में वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि दिस स्विच इज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन क्लोज्ड। पहले ये स्विच ओपन था, ओपन होने का मतलब है दोनों कैपेसिटर सीरीज में थे, बैटरी के साथ कनेक्टेड होने की वजह से बैटरी इन दोनों कैपेसिटर्स को चार्ज कर देगी। कितना कितना चार्ज आएगा, क्योंकि बैटरी की ईएमएफ हमें पता है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बोला गया पहले से ये स्विच ओपन है, और हम क्या करते हैं कि अब इस स्विच को क्लोज कर देते हैं। स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। तो पहला पहला क्वेश्चन पूछा गया है, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो, सॉल्व करना बाद की बात है। थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। स्विच को क्लोज करने के बाद बैटरी से कितना चार्ज आएगा, ठीक है। चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। तो पहले इसी पार्ट को सॉल्व करो, पहले खुद से ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। गुड, ठीक है आशिक, तुम्हारा आंसर सही है। कि ज्यादा आसान तुम्हें लगता है तो तुम लोग सॉल्व नहीं करते हो क्या? ठीक, ये सर्किट की इनिशियल सिचुएशन है, और ये सर्किट की फाइनल सिचुएशन है। अब हमने स्विच को क्लोज कर दिया है, ठीक है। यहाँ बैटरी में भूल ही गया बना। हम्म ठीक है, तो पहले स्विच ओपन है, ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल स्टेट, तुम वो वाला इनिशियल स्टेट समझने लगोगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम बोलेंगे कि ये स्विच अभी कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे दोनों कैपेसिटर्स सीरीज में आएंगे, और सीरीज में होने का मतलब है कि इन दोनों पे कितना कितना चार्ज आएगा। एक तरीका है कि पहले दोनों पे वोल्टेज निकाल लो, तो पहले पे भी E/2 वोल्टेज आएगा, दूसरे पे भी E/2 वोल्टेज आएगा,
और पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज E/2 है, तो जो चार्ज आएगा वो CE/2 के इक्वल होगा। ठीक, ऐसा ही दोनों दूसरे पे भी। तो दोनों कैपेसिटर्स फुल्ली चार्ज हो गए होंगे और दोनों पे कितना कितना चार्ज आया होगा वो हमें पता है, CE/2 माइनस CE/2। ठीक है, लाइक वाइज CE/2 और इधर माइनस CE/2। ठीक है, अब जैसे इस स्विच को क्लोज करेंगे अब क्या होगा? तो क्लोज करने के बाद ये जो बैटरी है ना, ये कंप्लीटली पहले वाले कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज ई अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से हम बोलेंगे जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो अच्छा, कोई भी अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट रहता है, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर्स है, ठीक है, उसमें रेजिस्टर्स कुछ ना कुछ तो होगी कंडक्टिंग वायर्स की, लेकिन अगर उसमें रेजिस्टर्स अलग से मेंशन मतलब ड्रॉ करके नहीं दिखाया गया है, तो तुम्हें मानना है कि वैसे क्वेश्चन के लिए तुम्हें स्टेडी स्टेट में ही कैपेसिटर पर चार्ज पूछा गया, जब सारे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गए तब का चार्ज पूछा गया। ऑब्वियसली ये चार्ज आने में कुछ फाइनाइट टाइम लगेगा, लेकिन उस फाइनाइट टाइम के बाद की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर पे अब कितना चार्ज आ गया होगा? इस पे CE प्लस C और इधर माइनस C। मेरा क्वेश्चन है कि इस दूसरे कैपेसिटर के साथ क्या होगा, बताओ। दूसरे कैपेसिटर के साथ क्या होगा? क्या होना चाहिए? ठीक है, तो जो हमने बिल्कुल सबसे पहला कैपेसिटिव सर्किट कुछ इस तरह का लिया था, अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके बैटरी लगा दी थी, ठीक है, और बोला था यहाँ पर हम स्विच को क्लोज करते हैं। तो बैटरी जितना भी वोल्टेज है उतना वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस लाने के लिए कैपेसिटर को चार्ज कर देगी। ठीक, कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाए कुछ टाइम के बाद। फुल चार्ज होने के साथ साथ कैपेसिटर के पास कुछ ना कुछ एनर्जी भी आ जाएगी, और हम ऐसा बोलते थे कि ये एनर्जी बैटरी ही सप्लाई कर रही है। आ, अभी इस कैपेसिटर के पास एनर्जी CV² ½ CV² की इक्वल है, लेकिन जो बैटरी है उसकी आधी एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करता है। यहाँ तक की स्टोरी तो क्लियर है। अब मैं कहता हूँ कि अगर हम यहाँ पे इसी सर्किट में कुछ हम बोले कि पहले क्या कर रहे हैं, स्विच को क्लोज कर रहे हैं, क्लोज कर दिया, कैपेसिटर चार्ज हो गया, स्विच को ओपन कर दिया, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन कैपेसिटर चार्ज रह गया। तो कैपेसिटर पे प्लस CV माइनस CV चार्ज रह गया। अब मैं क्या, उसके साथ मान लो हमारे पास एक दूसरा ब्रांच है। हम क्या करते हैं कि बैटरी वाला तो ब्रांच एक था ही पहले, जिसको कि अब डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। एक दूसरा ऐसे कंडक्टिंग वायर वाला ब्रांच है। ठीक, कंडक्टिंग वायर मतलब इसकी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी। अगर हम इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स को ना शॉर्ट कर दें, तो शॉर्ट करने के बाद क्या होगा? जब हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और अगर कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स को हम शॉर्ट कर देते हैं किसी वायर के थ्रू, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्चार्जिंग। ऑब्वियसली जैसे ही तुम कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स को तुम किसी वायर से कनेक्ट करोगे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो इधर से निकल करके, ठीक है, नेगेटिव प्लेट पे जाने लगेगा। ठीक है, और इस सर्किट में कुछ करंट आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये चार्ज पॉजिटिव से निकल के जाना स्टार्ट होगा,
कैपेसिटर पर जो स्टोर्ड चार्ज है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद ये कैपेसिटर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। इस कैपेसिटर पे 0 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी कैपेसिटर को तुम्हें डिस्चार्ज करना है तो तुम उसको शॉर्ट कर दो, ठीक है। तो जब भी हम लोग फैन से ये कैपेसिटर निकालते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ चार्ज होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसकी प्लेट्स को ना हम शॉर्ट कर देते हैं ऐसे करके, तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा स्पार्क भी होता है, ठीक है। तो इस पे जितना भी चार्ज था ना, वो कैपेसिटर पे जितना भी चार्ज था वो डिस्चार्ज हो जाता है थोड़ी देर में, ठीक है। डिस्चार्ज हो गया तो अब सेफ है, अब इसको टच करोगे तो तुम्हें कोई, ठीक है, शॉक का कोई खतरा नहीं है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर तुम किसी कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहे हो, तो डिस्चार्ज करने के बाद कैपेसिटर पे जितना भी चार्ज था वो तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन कैपेसिटर पे चार्ज का मतलब है एनर्जी। स्टार्टिंग में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, यानी कैपेसिटर के पास एनर्जी थी। अब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया है, तो अब कैपेसिटर के पास एनर्जी नहीं गई है, यानी डिस्चार्ज करने में कैपेसिटर की एनर्जी चली गई है। तो क्वेश्चन है कि ये जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो कहाँ गई है इस बार। कैपेसिटर के पास हाफ CV स्क्वायर एनर्जी थी ना पहले, वो एनर्जी कहाँ गई है शॉर्ट करने के बाद। गुड। ऑब्वियसली जैसे ही हम शॉर्ट करेंगे तो इस वायर में, ठीक है, चार्जेस फ्लो करेंगे। चार्जेस फ्लो करने का मतलब करंट आएगा, करंट का मतलब हीट के फॉर्म में एनर्जी लूज होगी। तो जितनी भी एनर्जी यहाँ पे, मतलब बैटरी से जब कनेक्ट करते हैं चार्जिंग प्रोसेस में, तो हम बोलते हैं बैटरी ने जितनी एनर्जी सप्लाई की उसकी आधी एनर्जी कैपेसिटर पे आ पाएगी, आधी हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगी। अब जो कैपेसिटर के पास एनर्जी आ गई उसको अगर शॉर्ट करोगे तो वो एनर्जी भी वायर में हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, ठीक है। तो जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो गायब नहीं हुई है, वो इन वायर में हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई, तो ये वायर थोड़ा हीट अप हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो इस सर्किट में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम जैसे ही ये बीच वाला जो स्विच है इसको क्लोज करते हैं ना, तो दूसरे वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज था C/2, ठीक है, इधर C/2 चार्ज था ना, तो वो इधर से चार्ज यहाँ से निकल करके नेगेटिव प्लेट पे चला जाएगा इमीडिएटली, ठीक। कुछ फाइनाइट टाइम लगेगा, और ऑब्वियसली जितना इस कंडक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस जितनी कम होगी, उतना जल्दी, उतना हाई करंट होगा, उतनी जल्दी ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा का मतलब कम करंट, और उतना स्लोली ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है। ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि चार्जिंग के टाइम में एनर्जी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और डिस्चार्जिंग के टाइम में एनर्जी किस तरह से डिसिपेट हो रही है, ठीक है। तो स्विच क्लोज करने के बाद पहले कैपेसिटर पे चार्ज इंक्रीज हो गया और दूसरे कैपेसिटर का सारा चार्ज कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस फ्लो करके दूसरा कैपेसिटर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है और उसकी एनर्जी कंडक्टिंग वायर्स में हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई। क्वेश्चन में कहा गया था कि स्विच क्लोज करने के बाद हमारी बैटरी से कितना चार्ज पास होगा। स्टार्टिंग में तो बैटरी से C/2 चार्ज पास हो चुका है, ठीक है। अब उसकी बात नहीं की जा रही है, कहा जा रहा है कि अब हम यहाँ ब्रिज वाला जो स्विच है ना, इस स्विच को जब हम क्लोज करते हैं, स्विच को क्लोज करने के बाद स्विच को क्लोज करने के बाद दोबारा बैटरी से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो तुम इस कैपेसिटर के प्लेट को देखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो। पहले कैपेसिटर के प्लेट पर C/2 चार्ज है, अब कैपेसिटर के प्लेट पर Ce चार्ज आ गया है। तो ये चार्ज कहाँ से आया होगा, एक्स्ट्रा चार्ज जो आया है वो कहाँ से आया होगा, बैटरी ने सप्लाई किया है। तो हम बोलेंगे बैटरी की वजह से जो चार्ज सप्लाइड है, ठीक है, चार्ज सप्लाइड बाई बैटरी, वो और कुछ नहीं है, फाइनली C है और पहले C/2 था, तो एक्स्ट्रा चार्ज जो बैटरी ने स्विच क्लोज करने के बाद सप्लाई किया है, दैट इज Ce/2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था।
इसका पार्ट बी बताओ। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज्ड। इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट्स में लिखो। वर्क डन बाय बैटरी, अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है? बैटरी की वजह से वर्क डन कितना होता है? बैटरी ने चार्ज कितना सप्लाई किया मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, यही होता है ना। तो वर्क डन की वैल्यू हम लिखेंगे बैटरी की वजह से जो वर्क डन है, चार्ज टाइम्स वोल्टेज, ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो चार्ज कितना सप्लाई किया है C/2, वोल्टेज है E, तो आंसर होगा C²/2। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक, अब हमें कैपेसिटर में एक ही टॉपिक रहता है डाइलेक्ट्रिक्स, और क्वेश्चंस भी हम और लेंगे कैपेसिटर्स के। और इस डाइलेक्ट्रिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब समझ लो 20% तो है टॉपिक तुम्हारा भी बचा हुआ कैपेसिटर का, वो सब डाइलेक्ट्रिक्स से रिलेटेड है। डाइलेक्ट्रिक्स वाले क्वेश्चन अभी तक हम नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स को उठा लेते। एक और क्वेश्चन लिया जाएगा। एक और क्वेश्चन लिया जाए, सब लोग रेडी हो? तुम लोग आंसर नहीं करते, कुछ ही लोग आंसर करते, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन लेने का, फिर मुझे ही सॉल्व करना होता है, तो फिर मजा नहीं आता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि अब तुम लोग कितना कमा। अच्छा, जैसे क्या होता है ना, मतलब मैं जैसे समझा रहा हूँ, अब हर बार हर क्वेश्चन में सारी डिटेल्स तुम्हें मैं बहुत ही माइन्यूटली नहीं बता सकता हूँ। ठीक, एक बार पहले बताया। अब अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है तो तुम्हारा काम है कि खुद से उन डिटेल्स पर खुद से एक बार एनालिसिस करना। जैसे एग्जांपल के लिए कि बैटरी ने कितना चार्ज कैपेसिटर में सप्लाई किया, या फिर क्वेश्चन में कहा गया बैटरी के अक्रॉस कितना चार्ज पास किया होगा आफ्टर स्विच इज क्लोज। तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए। मैं इस पार्ट को रीड्रॉ कर रहा हूँ कि हमारा जो कैपेसिटर है ना, इस तरह से यहाँ पे बैटरी है, तो यहाँ के इधर वाला पार्ट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये बैटरी है, ठीक है, या इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, और ये प्लेट है, ठीक है। पहले से कैपेसिटर पे कितना चार्ज था Ce/2, और इधर -Ce/2। अब तुम्हें लग रहा है कि चार्ज बैटरी के अक्रॉस कैसे फ्लो करेगा, तो तुम खुद से एनालाइज करो ना। अब हमें पता चल गया है कि जैसे ही ये बैटरी कंप्लीटली अकेले इस कैपेसिटर के अक्रॉस
अपीयर होगी, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी है, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम ई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस सी के इक्वल आना चाहिए। ऑलरेडी सीई अपॉन 2 के इक्वल आ चुका है, टोटल चार्ज सीई के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब है कि बैटरी से अब यहाँ से चार्ज निकलना स्टार्ट होगा। ठीक है, बैटरी को कैपेसिटर के अक्रॉस ई वोल्टेज लाना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे चार्ज निकलेगा और पहला चार्ज यहाँ पे सेट होगा, और पहला चार्ज यहाँ से निकलेगा, वो उसके करस्पॉन्डिंग एक नेगेटिव आ जाएगा, और ये पहला चार्ज चलते 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 ठीक बैटरी के नेगेटिव एंड पर आएगा। ठीक है, तो बैटरी क्या करेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है, बैटरी क्या करेगी, इसको नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक केमिकल फोर्स के थ्रू पहुंचा देगी। ठीक है, तो जैसे ये चार्ज इधर जाएगा तो एक अगला चार्ज, ये चार्ज यहाँ पहुंच गया, ये वाला चार्ज यहाँ आ गया, ये चार्ज यहाँ आ गया, ये चार्ज आ गया, हर एक चार्ज ना एक एक स्टेप आगे चला जाएगा। फिर क्या होगा, इस पे चार्ज बढ़ जाएगा। अब क्या करें, ये वाला चार्ज यहाँ पे आ गया, अब ये चार्ज फिर कैपेसिटर पे जाएगा तो इसका एक और चार्ज बढ़ जाएगा, है ना, और एक और चार्ज यहाँ से आगे चला जाएगा, और इस साइकिल में आ, आ, जितना भी चार्ज कैपेसिटर पे स्टोर होते जा रहा है ना, उतना ही चार्ज बैटरी के अक्रॉस पास करता जा रहा है। ठीक है, तो जितना भी चार्ज कैपेसिटर पे आ रहा है उसी चार्ज के करस्पॉन्डिंग बैटरी को वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैटरी की या कैपेसिटर की बदकिस्मती ये है कि बैटरी जितना भी वर्क कर रहा है, जितनी भी एनर्जी सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, उसकी आधी एनर्जी ही वो एक्चुअली मतलब रिटेन कर सकता है, बाकी एनर्जी को ये जो कंडक्टिंग वायर्स है वो लूज करेंगी। तो इस तरह से समझ सकते हो कि ये मान लो गवर्नमेंट है और ये जो है पुअर सिटीजन है, तो इसके पास जो भी गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है उसकी फैसिलिटीज सिटीजन तक आनी है, तो गवर्नमेंट ने तो स्कीम चला दी है, लेकिन इसके बीच में ये एजेंट्स हैं। ठीक है, जो कंडक्टिंग वायर है एजेंट है, तो गवर्नमेंट से डायरेक्टली ये सिटीजन फैसिलिटी नहीं ले सकता है, उसे एजेंट के थ्रू लेना पड़ेगा, और एजेंट बीच में कमीशन लेगा ही। समझे, तो ये जो कंडक्टिंग वायर्स है ना, बैटरी चाहती तो है कैपेसिटर को एनर्जी देना लेकिन बिना कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू वो एनर्जी नहीं दे सकती, तो आधी एनर्जी वायर्स के पास जाएगी। ठीक है, हाँ मैं यही कह रहा था कि हर क्वेश्चन में ना, अगर तुम्हें जैसे इसमें तुमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लिया और तुम्हें बिल्कुल इन डेप्थ तुम्हें चार्जेस की फ्लो की अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे दिमाग में इमेजिन नहीं हो पा रहा है, तो वो इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन सॉल्व करना बेकार है। इस तरह से क्वेश्चन मत सॉल्व क्या करो। ठीक है, नहीं तो अभी तो तुम आंसर निकाल लोगे, कुछ टाइम के बाद तुम्हें लगेगा कि पहली बार पढ़ रहा हूँ, या तुम अच्छे से मतलब उसमें कंफ्यूज होगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब तक तुम फुल्ली सेटिस्फाइड ना हो जाओ, ठीक है, फॉर्मूले से आंसर भी निकालो, और फिर जो आंसर है वो तुम्हें इमेजिन भी होना चाहिए कि एक्चुअली वो तुम्हारे दिमाग में जस्टिफाई भी होना चाहिए कि ऐसा आंसर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। इस बार क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन क्या है, एक, ठीक है, अब बैटरी, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, सॉल्व करना। बैटरी ऑफ, ठीक है, ईएमएफ V is connected across a capacitor of capacitance C। ठीक है, and charged and charge it। ठीक है, नाउ क्या किया गया, यहाँ तक क्या कहा है, ये राइटिंग तुम लोग को दिख रही है क्या लिखा है, यहाँ तक सिर्फ इतना कहा गया है
तो मैं जल्द ही क्या करूंगा ना, ये सारा जो टाइम हमारा वेस्ट होता है लिखने में और फिगर्स में, उसको मैं मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा। वो पहले से ही हमारे पास रेडीमेड फॉर्म में क्वेश्चंस और फिगर्स हो, तो टाइम क्लास का आधा हो जाएगा, तो पढ़ाने में भी मजा आएगा, मेहनत कम लगेगी। ठीक है, तो अभी तक क्या कहा गया कि हमारे पास पहले हर बार की तरह एक सिंपल सा कैपेसिटर है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी है। बताया गया है कि इस कैपेसिटर को एक ऐसी बैटरी के अक्रॉस हम कनेक्ट करते हैं जिस बैटरी की वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट पे प्लस CV और नेगेटिव प्लेट पे माइनस CV चार्ज आ जाएगा, है ना, यही होगा। ये तो सिंपल से। अब बोला गया है कि अब इसके बाद क्या कहा गया है, अब कहा गया है कि नाउ द बैटरी इज रिमूव्ड एंड, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बैटरी को हटा देते हैं, तो हटा देने से कैपेसिटर को ऑलरेडी फुल चार्ज कर चुके हैं, कैपेसिटर पे चार्ज रहेगा क्योंकि कैपेसिटर काम ही है चार्ज स्टोर करना। अगर बैटरी हटाने से चार्ज चला जाता तो कैपेसिटर हमारे लिए यूजलेस था। एनीवे, कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है, बैटरी को हटा दिया। अब कहा गया कि बैटरी को रिमूव करने के बाद नाउ द बैटरी इज रिमूव्ड एंड connected across the capacitor again in opposite polarity. In opposite polarity. ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हम इस बैटरी को हटा देते हैं और फिर इस बैटरी को ऑपोजिट पोलैरिटी में सेम कैपेसिटर से कनेक्ट कर, इस चार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड, क्या पूछा गया है, find the heat dissipated in the conducting wires। ये क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन क्या है अच्छे से समझ लो। इसमें क्वेश्चन, इसमें दो पार्ट है, मतलब क्वेश्चन का दो पार्ट नहीं, इस प्रोसेस का दो पार्ट है। इसमें बोला गया है, मैं एक काम करता हूँ डायग्राम में थोड़ा ड्रॉ करके समझा देता हूँ। हमारे पास पहले ये बैटरी, जो कैपेसिटर है इसको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर। पहले क्वेश्चन एक बार फिर से तुम लोग सुन लो, अगर सॉल्व कर भी लिया है तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार फिर से सुन लो। इन पे चार्ज कितना कितना आ गया हमें पता है, इसकी कैपेसिटी C है हम, ठीक है, तो इस पे चार्ज प्लस CV माइनस CV आ गया। अब बोला गया है कि बैटरी को हटा दिया, तो बैटरी को हटा देने के बाद ये जो कैपेसिटर है इसका चार्ज तो कहीं नहीं जाएगा, ये जो कैपेसिटर इसका चार्ज तो कहीं नहीं जाएगा, इस कैपेसिटर पे अभी CV प्लस CV माइनस CV चार्ज ऑलरेडी है, यहाँ पे प्लस CV माइनस CV। ठीक है, बैटरी को हटा दिया, इसको एक काम करता हूँ यहाँ पे ओपन सर्किट बना देता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब यहाँ तक के प्रोसेस में हमें पता है कि बैटरी ने कैपेसिटर को जब चार्ज किया होगा तो बैटरी ने CV² एनर्जी सप्लाई की होगी और उस एनर्जी में से CV²/2 एनर्जी कैपेसिटर के पास और CV²/2 एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई होगी। ठीक है, ये कैपेसिटर के
फर्स्ट चार्जिंग की बात है, ठीक है। यहाँ तक तो इसमें यहाँ तक कोई एनर्जी का कोई डिस्कशन नहीं है, कुछ नहीं पूछा जा रहा है। अब इसके बाद क्या किया जा रहा है, इसके बाद वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर है और इस चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस हम दोबारा से सेम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। इस चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस हम दोबारा से सेम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बार बैटरी को हम ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेम बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन ऑपोजिट पोलैरिटी में, मतलब कि इस बार ठीक है तुम लोग आंसर करो यूं, इस तरह से। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑपोजिट पोलैरिटी में जब हमने बैटरी को कनेक्ट किया है तो ऑपोजिट पोलैरिटी में ही ये बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करेगी, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल के साइड में कैपेसिटर का प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगा और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उस नेगेटिव टर्मिनल के साथ वाला जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर फिर से दोबारा चार्ज हो जाएगा लेकिन ऑपोजिट पोलैरिटी। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम बैटरी को दोबारा ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट करते हैं तो ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट करने के बाद इस सर्किट में कितना हीट डिसिपेट हो रहा है। यहाँ पे हीट डिसिपेशन की बात नहीं पूछी जा रही है। जब हम दूसरी बार बैटरी को कनेक्ट करें ना, तो दूसरी बार बैटरी को कनेक्ट करने में कितनी हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही है, ट्राई करो। क्वेश्चन तो सबको क्लियर है ना? ओके, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि हमारे पास एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है जिसके एक प्लेट पे प्लस सीवी चार्ज है, दूसरे प्लेट पे माइनस सीवी चार्ज है, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस हम ऑपोजिट पोलैरिटी का मतलब है जो पॉजिटिव प्लेट है उसके साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और जो नेगेटिव प्लेट है उसके साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कुछ इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने इस बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है।
क्वेश्चन में कहा गया कि जैसे इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो इस बैटरी को मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी वाली बैटरी को कनेक्ट करने के बाद सर्किट में कितना हीट आएगा। ठीक है, तो अगर बिल्कुल लेमैन की तरह तुम सोचोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि पहले भी कैपेसिटर के पास हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी है, बाद में भी कैपेसिटर के पास हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी है, तो कैपेसिटर की एनर्जी तो चेंज हुई ही नहीं। ठीक है, तुम बोलोगे पहले हमारे पास सिस्टम में जो एनर्जी थी वो हाफ सी वी स्क्वायर है और बाद में भी सिस्टम में सेम एनर्जी। अगर सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है तब हम बोल सकते हैं कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हुई। तुम बोलोगे यहाँ पे हीट के फॉर्म में कोई एनर्जी नहीं डिसिपेट होनी चाहिए, लेकिन ये कैपेसिटर आइसोलेटेड थोड़ी है। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हम ऐसा आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि एनर्जी अगर डिक्रीज कर रही है तो बाकी एनर्जी किसी और फॉर्म में गई। यहाँ पे तो हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो हम इनको कंबाइन करके अपना सिस्टम मान सकते हैं। ठीक है, तो सोचने का सही तरीका क्या होगा, पहले तो एनर्जी के बारे में तो समझेंगे, लेकिन होगा क्या जैसे ही हम ऑपोजिट पोलैरिटी में बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे जैसे ही हम ऑपोजिट पोलैरिटी वाली बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो ये बैटरी ऐसा चाहती है कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की साइड माइनस सीवी चार्ज आए और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की साइड प्लस सीवी चार्ज आए। कैपेसिटेंस सी है तो वी वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग सीवी चार्ज आएगा, लेकिन सीवी चार्ज कैसे आएगा, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस साइड प्लस सीवी चार्ज आता है और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है माइनस सीवी, उधर माइनस सीवी चार्ज आएगा। ठीक है, तो बैटरी क्या करेगी ना, बैटरी क्या करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल की साइड वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करना स्टार्ट करेगी और नेगेटिव टर्मिनल साइड वाली प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकालना स्टार्ट करेगी। ठीक, ऐसा ही करती है ना। मतलब अगर तुम्हें याद नहीं है तो इस बैटरी को, ये अभी डिस्चार्ज कैपेसिटर है, अगर इसके अक्रॉस हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी क्या करती है, बैटरी का काम है कि मेरे ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो बैटरी सोचती है इस पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड प्लेट है वहां पे प्लस सीवी चार्ज आ जाए और नेगेटिव साइड में माइनस सीवी। ऐसा करने के लिए क्या करती है बैटरी कि पॉजिटिव वाले पे सप्लाई करती है प्लस सीवी चार्ज और जो नेगेटिव टर्मिनल हो नेगेटिव प्लेट होने वाला है वहां से प्लस सीवी चार्ज निकाल लेती है। ठीक है, निकाल करके वो नेगेटिव साइड में ले जाती है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल करके इनडायरेक्टली बैटरी क्या कर रही है, दूसरे पॉजिटिव वाले प्लेट पे डिपॉजिट कर रही है, कुछ ऐसा ही करती है ना बैटरी। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे भी बैटरी करना चाहती है कि बैटरी नेगेटिव टर्मिनल साइड वाले प्लेट से चार्ज निकाल करके पॉजिटिव टर्मिनल, टर्मिनल में हमेशा बैटरी के लिए यूज कर रहा हूँ और कैपेसिटर के लिए प्लेट बोलूंगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल साइड वाले प्लेट पर बैटरी चार्ज डिपॉजिट करेगी ताकि फाइनली पॉजिटिव साइड प्लस सीवी और नेगेटिव साइड माइनस सीवी चार्ज आए। तो बैटरी एक एक करके ना यहाँ से चार्ज निकालना स्टार्ट करेगी। ठीक है, यहाँ से जैसे ही हम स्विच को क्लोज कर देंगे, क्लोज कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से पहला चार्ज यहाँ से निकला, ठीक है, वो आगे जा रहा है और उसके पीछे दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, इस तरह से। ठीक है, बैटरी क्या कर रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव तक केमिकल फोर्स से इसको पहुंचा रही है। ठीक, ये चार्ज यहाँ, तो जैसे ही पहला चार्ज गया ना, एक चार्ज यहाँ से निकला, एक चार्ज यहाँ पे न्यूट्रलाइज हुआ, कैपेसिटर पे चार्ज यहाँ पे कम हो गया, एक चार्ज कम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा चार्ज निकला, दूसरा चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट हुआ तो दूसरा चार्ज कम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा चार्ज निकला, ठीक है, तीसरा चार्ज डिपॉजिट हो गया तो तीसरा चार्ज कम हो गया। कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद क्या होगा कि दोनों प्लेट्स पे चार्ज जीरो हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बैटरी यहाँ तक रुकेगी नहीं, क्योंकि बैटरी का काम है कि जितना भी वोल्टेज बैटरी के अक्रॉस है उतना ही वोल्टेज कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस है। ऐसा करने के लिए जितना भी चार्ज डिपॉजिट करना पड़ेगा बैटरी करेगी, तो बैटरी यहाँ पे रुकेगी नहीं, अब और चार्ज यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगी। ठीक, और चार्ज एक्सट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा
और जितना भी चार्ज यहाँ से निकला, एक चार्ज यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग डिपॉजिट भी होगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एक चार्ज निकलेगा, ठीक है, ये वाला चार्ज यहाँ चला गया और नया चार्ज यहाँ से आया तो उसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव, तो फिर ये तो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया था, अब ये यहाँ पहुंच गया होगा, ये वाला फिर दोबारा आगे आएगा, यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कंटिन्यूअसली इससे चार्ज यहाँ से निकलते जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और यहाँ से चार्ज डिपॉजिट होते जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल वाले प्लेट पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और पॉजिटिव टर्मिनल वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता, कब तक? कुछ देर के बाद ये माइनस सीवी हो जाएगा, प्लस सीवी हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही माइनस सीवी हो गया, प्लस सीवी हो गया, ठीक है, तो अब ये जो चार्ज है ना, ठीक है, अब यहाँ से जो चार्ज फ्लो कर रहे थे ये फ्लो करना धीरे धीरे, ये लास्ट चार्ज जो था या चलते चलते जैसे लास्ट चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट होगा तो इस प्लेट पे प्लस सीवी चार्ज आ गया होगा, ठीक है। और अब कंडक्टिंग वायर के क्रॉस करंट बंद हो जाएगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम ऑपोजिट पोलैरिटी की बैटरी को कनेक्ट करेंगे, बैटरी अपनी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग दोबारा से कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर देगी। अब तुम्हें बताना है कि कंडक्टिंग वायर्स के अक्रॉस तो ये चार्जेस फ्लो किए ही है, तो श्योरली कंडक्टिंग वायर्स के अक्रॉस कुछ ना कुछ हीट डिसिपेट हुई होगी। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है बैटरी का वर्क डन बताओ। तो बैटरी के वर्क डन में कंफ्यूजन होता है कि बैटरी क्या कर रही है, एनर्जी कैपेसिटर को सप्लाई कर रही है, तो स्टार्टिंग में भी एनर्जी सेम है, बाद में भी एनर्जी सेम है, तो बैटरी का वर्क डन 0 होना चाहिए। लेकिन इस तरह से डायरेक्टली नहीं बोल सकते, प्रॉपरली अगर हम मान लो इसको अपना सिस्टम मानते हैं, कैपेसिटर और बैटरी और कंडक्टिंग वायर्स इन सबको मिला करके अपना सिस्टम मानते हैं, तो हम सोचेंगे यहाँ पे बैटरी ने वर्क किया है, ठीक है। तो बैटरी ने जितना भी वर्क किया है वो दो ही एलिमेंट्स के पास जा सकता है। बैटरी ने जितना भी वर्क किया है वो या तो कैपेसिटर के पास जाएगा या तो कंडक्टिंग वायर्स में जाएगा, ठीक है। तो बैटरी ने टोटल वर्क डन कितना किया है, कैसे निकालेंगे? तो हम सोचेंगे बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया है। बैटरी ने 0 चार्ज ट्रांसफर नहीं किया है, पोलैरिटी रिवर्स करने से टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर किया है पता है? गुड। बैटरी ने टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर किया है? अरे आंसर तो करो तुम लोग। पहले कैपेसिटर कुछ ऐसा था, ठीक है, इधर प्लस सीवी, हाँ गुड, इधर प्लस सीवी इधर माइनस सीवी। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये बैटरी क्या करती है, पहले इसको न्यूट्रलाइज करती है और न्यूट्रलाइज करने के बाद ऑपोजिट साइड प्लस सीवी इधर माइनस सीवी, तो टोटल, अरे तुम लोग कैसे बोल रहे हो, ये जो सीवी है ना इसको निकाल करके यहाँ किया तो 0 0 चार्ज आ गया, दोबारा यहाँ से सीवी निकाल करके इस पे डिपॉजिट किया तो इधर माइनस सीवी हो गया और इधर प्लस सीवी हो गया। तो बैटरी ने टोटल चार्ज जो ट्रांसफर किया है, ये ऑपोजिट पोलैरिटी वाली बैटरी ने जो टोटल चार्ज ट्रांसफर किया है वो ट्वाइस सीवी है, ठीक है। क्योंकि बैटरी ने टोटल चार्ज ट्वाइस सीवी ट्रांसफर किया है तो वर्क डन बाय बैटरी अगर पूछा जाएगा तो कितना बोलेंगे, Q टाइम्स V होता है, तो बैटरी ने टोटल चार्ज ट्रांसफर किया है सीवी ट्वाइस सीवी, और वोल्टेज कितना है बैटरी का V, तो बैटरी की वजह से जो टोटल वर्क डन है दैट इज 2 CV स्क्वायर, ठीक है। बैटरी की वजह से टोटल वर्क डन इस प्रोसेस में 2 CV स्क्वायर की इक्वल होगा। इसके बाद हम बोलेंगे अगर हम बैटरी, कंडक्टिंग वायर और कैपेसिटर को मिला करके अपना सिस्टम मानते हैं तो ये सिस्टम आइसोलेटेड है, इस पे कोई भी एक्सटर्नल एजेंट नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे बैटरी जितना भी वर्क कर रहा होगा, बैटरी जितना भी वर्क कर रही होगी, वर्क करके जितनी भी एनर्जी सप्लाई कर रही होगी वो एनर्जी या तो कैपेसिटर के पास जा सकता है या तो
कंडक्टिंग वायर्स के पास जा सकता है। तो हम बोलेंगे कैपेसिटर के पास पहले कितना, कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी आएगी, कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी आई है। तो हम सोचेंगे इनिशियली कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है, कैपेसिटर के पास इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ सी वी स्क्वायर। देखो यहाँ पे हाफ सी वी स्क्वायर, और कैपेसिटर के पास फाइनल एनर्जी कितनी है, वो भी हाफ सी वी स्क्वायर है। तो कैपेसिटर के पास जितनी पहले एनर्जी थी उतनी ही बाद में भी एनर्जी है। इसका मतलब है कि बैटरी ने जितनी भी एनर्जी सप्लाई की है वो सारी एनर्जी कंडक्टिंग वायर्स में हीट के फॉर्म में डिसिपेट हुई होगी। तो इस क्वेश्चन में हीट डिसिपेटेड पूछा जाएगा तो हमारा आंसर होगा 2 CV² के इक्वल। वर्क डन बाय बैटरी पूछी जाएगी तो वो भी 2 CV² के इक्वल होगा। ठीक है, डेल्टा ई यहाँ पर कैपेसिटर की जो एनर्जी है, एनर्जी चेंज वो 0 है। अगर एक्चुअली इसमें थोड़ा और डीप डिटेल में थोड़ा सोचने की कोशिश करोगे ना, तो ये कैपेसिटर का प्लेट है और ये कंडक्टिंग वायर है, नीचे बैटरी है। बैटरी को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो इमेजिन करना नीचे बैटरी। तो पहले ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये बैटरी कुछ इस तरह से है। ठीक है, बैटरी वर्क कर रही है, ठीक, क्योंकि चार्ज को वो नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंचा रही है, बैटरी ने वर्क किया। ठीक है, लेकिन साथ साथ कैपेसिटर डिस्चार्ज भी हो रहा है। ठीक है, कैपेसिटर डिस्चार्ज, और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो कैपेसिटर की एनर्जी लूज होती है। वो एनर्जी कहाँ जाती है, वो एनर्जी वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है। ठीक है, तो हीट, ये जो कैपेसिटर की जो एनर्जी थी ना, वो पहले हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई सारी। ठीक है, और जो बैटरी ने वर्क किया वो भी एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी ने कुछ एनर्जी स्पेंड की। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जितनी एनर्जी कैपेसिटर लूज कर रहा है, उतनी एनर्जी बैटरी उसे बाद में सप्लाई भी कर दे रही है। तो कैपेसिटर की एनर्जी अनचेंज है। ठीक है, टोटल एनर्जी चेंज कैपेसिटर की वो 0 हो जाती है। तो जो बैटरी ने जो वर्क किया, एक्स्ट्रा वर्क किया, वो सारा हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगा। ठीक है, क्या क्या समझ में आ रहा है ना। मतलब इस तरह से सोचो कि बैटरी ने जितनी एनर्जी, सॉरी, कैपेसिटर ने जितनी एनर्जी डिसिपेट की ना, उतनी एनर्जी वो वापस भी ले लिया बाद में बैटरी से। तो सम टोटल ऐसा हुआ कि बैटरी का जो वर्क डन है ना, उसके करस्पॉन्डिंग सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रही है। अब इसी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले जो कैपेसिटर है उस पर V वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, उसको V वोल्ट की बैटरी से हमने चार्ज कर दिया। ठीक है, कैपेसिटर सी है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 2V वोल्ट की बैटरी से, अब पूछा गया कि बताओ हीट डिसिपेटेड कितना होगा। इस बार पूछा गया कि हीट डिसिपेटेड, इसको तुम लोग खुद से ट्राई करना, हीट डिसिपेटेड की वैल्यू कितनी होगी। इस बार हम सेम बैटरी से नहीं, उसकी डबल वोल्टेज वाली बैटरी से ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार तुम देखोगे कि इस बार बैटरी ने जो वर्क किया है उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ कैपेसिटर में भी एक्स्ट्रा जाएगी, क्योंकि पहले कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, CV चार्ज है, और बाद में कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, 2 CV चार्ज है। तो कैपेसिटर की भी एनर्जी बढ़ी है और हीट भी डिसिपेट हुई है। तो इस बार जो बैटरी की वजह से वर्क डन, अगर तुम्हें, सॉरी, हीट एनर्जी अगर डिसिपेटेड कैलकुलेट करनी होगी तो तुम लिखोगे हीट एनर्जी डिसिपेटेड इन दी सर्किट विल बी इक्वल टू
total energy supplied by the battery minus energy energy increased in the capacitor। इसको तुम लोग ट्राई करना। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, कि बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। उसका रीजन ये है कि ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ना, डायलेक्ट्रिक वाला, तो वेर वो हाफ एनर्जी के पीछे पड़ गए हो तुम। चाहते हो कि हाफ एनर्जी को किसी तरह से कम किया जाए। वो तुम्हारी एनर्जी थोड़ी जा रही हो, तो बैटरी की एनर्जी जा रही है। जाने दो उसको। अभी सबसे फाइनल टॉपिक होगा ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट चल रहा है अभी। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो कुछ सर्किट थ्योरम्स है, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे आरसी सर्किट्स। ठीक है, और आरसी सर्किट्स में हम पढ़ेंगे ट्रांजिएंट रिस्पांस। तुम बोलोगे आरसी सर्किट तो पढ़ चुके हैं, लेकिन आरसी सर्किट में हम सिर्फ स्टेडी स्टेट रिस्पांस और इनिशियल स्टेट पढ़े हैं, ट्रांजिएंट रिस्पांस नहीं पढ़े। लेकिन तुम बिल्कुल सिंपल वही लॉज यूज करके ट्रांजिएंट रिस्पांस भी निकाल। ट्रांजिएंट रिस्पांस का मतलब है कि स्टेडी स्टेट अचीव करने से पहले भी अगर तुम्हें किसी मोमेंट पे पूछा जाएगा कि करंट बताओ, वोल्टेज बताओ, तो बता सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी उसके बारे में नहीं सोचना है। तो जो लास्ट टॉपिक होगा ना, ये आरसी सर्किट, उसमें तुम्हारा ये वाला जो डाउट है कि आधी सर्किट, आधी एनर्जी जो डिसिपेट हो जा रही हीट के फॉर्म में, वो क्यों हो रही है। अच्छा अच्छा आशिक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से सुनो। ये वाला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा डाउट है आशिक को, इसको मैं 1 मिनट में बस क्लियर कर रहा हूँ। इस सर्किट को देखो, इसमें बैटरी है, ठीक है, और बैटरी के अलावा बैटरी एक्टिव एलिमेंट है, ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है, और बाकी ये जो कंडक्टिंग वायर है और कैपेसिटर है वो पैसिव एलिमेंट्स है, मतलब वो एनर्जी स्टोर या डिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि अगर हम इन तीनों को मिला करके अपना आइसोलेटेड सिस्टम अज्यूम करते हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन से बोल सकते हैं ना कि जितनी भी एनर्जी बैटरी सप्लाई करेगा, ठीक है, वो एनर्जी किसके पास जाएगी, या तो कंडक्टिंग वायर के पास हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगी, और या तो कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो बैटरी जो भी एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो या तो कैपेसिटर में स्टोर होगी, या हीट के फॉर्म में कंडक्टिंग वायर में डिसिपेट होगी। ऐसा ही तो होगा, इसमें कुछ गलत कह रहे हो क्या। यहाँ तक ठीक है। अब कि उसके बाद बोल रहा हूँ कि बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई की, तो वर्क डन बाय बैटरी कैलकुलेट करते हैं, वो 2 CV² के इक्वल आ गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी will be equal to heat dissipated in conducting wire, heat dissipated in conducting wire plus energy stored in capacitor। ठीक है, तो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी हमने कैलकुलेट कर ली, वो 2 CV² के इक्वल है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि बैटरी को कनेक्ट करने के बाद इस बैटरी से कैपेसिटर में कितनी एनर्जी गई है। ठीक है, तो हम सोचें इस बैटरी को कनेक्ट करने से पहले कैपेसिटर के पास ½ CV² एनर्जी थी, बैटरी को कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटर के पास अब भी ½ CV² एनर्जी है। तो बैटरी के कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटर की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है। इसका मतलब है बैटरी से जो भी एनर्जी आई है वो सारी कहाँ जाएगी। जब बैटरी की कोई एनर्जी कैपेसिटर में नहीं गई है, तो बैटरी की एनर्जी कहाँ जाएगी, बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई की वो कहाँ जाएगी, वो कंडक्टिंग वायर में तो जाएगी। तो हम बोल रहे हैं कि वर्क डन बाई मतलब एनर्जी सप्लाइड बाई द बैटरी की जो वैल्यू है वही हीट
डिसिपेटेड इन कंडक्टिंग वायर के इक्वल है। हाँ, अगर मान लो कैपेसिटर की एनर्जी इंक्रीज हो जाती तो हम एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी देखते, उसमें से एनर्जी डिलीवर्ड टू कैपेसिटर सब्ट्रैक्ट करते। कौन सा पॉइंट कह रहे हो आशिक? तो यहाँ पे इसको हम चाहे तो वर्क एनर्जी तो बोल सकते हैं या एनर्जी कंजर्वेशन बोल सकते हैं, लेकिन ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, तुम लोग कंफ्यूज कर। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अलग होता है, उसमें हम बोलते हैं सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज हीट के फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही तुमने अपने सिस्टम में हीट एनर्जी को इंक्लूड कर लिया तो एनर्जी कंजर्वेशन तो मतलब टोटल एनर्जी कंजर्वेशन तो हमेशा होल्ड करता है ना। अरे पहले क्या बोलते थे, ये दोनों तार जो है ना ऐसे करके स्लैम कर रहे हैं, कोलिजन हुआ, इनके पास पहले मैकेनिकल एनर्जी थी, ठीक है, वो डिसिपेट हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई। तो हम बोलते हैं कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी नॉन जीरो है, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जीरो है, ठीक है। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी नॉन जीरो, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जीरो। तो हम बोल रहे थे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं होल्ड कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमें हीट के बारे में पता चला, और पता चला कि हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो जब हीट को हम एनर्जी में इंक्लूड कर रहे हैं ना, तब हम बोलते हैं कि वो जो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बोल रहे थे कि वॉयलेट हो रहा है, वो एक्चुअली वॉयलेट नहीं हो रहा है, वो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो पहले जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी थी ना दोनों कार्स के पास, उतनी हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही है, ठीक है, दूसरे फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन तो हमेशा होल्ड करेगा, ये नेचर का सबसे मतलब इनवेरिएंट लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा होल्ड कर रहा है, ठीक है। बाद में वो मैटर प्लस एनर्जी कंजर्वेशन अगर रिलेटिविटी को इंक्लूड करते हैं, तो अभी हम सिर्फ क्लासिकल डोमेन में अगर रहते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा होल्ड करेगा, ठीक है। तो वही एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बैटरी जितनी एनर्जी सप्लाई करेगा वो एनर्जी गायब थोड़ी हो जाए, वो एनर्जी या तो कंडक्टिंग वायर में या कैपेसिटर में, कैपेसिटर में कोई एनर्जी नहीं गया यानी सारी एनर्जी कंडक्टिंग वायर्स में गया है, ठीक है। अब क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। हमें डाइलेक्ट्रिक्स डिस्कस करना था लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स डिस्कस करने से पहले हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सीक्वेंस था, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ आशिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करने के बाद कंडक्टर्स पे आ गए थे, ठीक है। हमें सीखना था फील्ड पोटेंशियल, सीखना था, सीख लिया था। उसके बाद कंडक्टर्स पे आ गए थे, और कंडक्टर्स कंप्लीट करने के बाद डाइलेक्ट्रिक्स पे जाते हैं। तो कंडक्टर्स का हमारा डिस्कशन, ठीक है, अच्छा खासा हो चुका है। कंडक्टर्स की थ्योरी में मैंने इतना मतलब जो मेन पॉइंट्स थे वो बता दिया था कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि चार्जेस हमेशा सरफेस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में कंडक्टर के अंदर हर जगह पर फील्ड जीरो, और कंडक्टर कंप्लीट कंडक्टर का पोटेंशियल यूनिक पोटेंशियल, ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। अब इन प्रॉपर्टीज को यूज करके कंडक्टर के सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते थे। हमारे पास चार्जेस होते थे, उनके आसपास कंडक्टर रख दिए जाते थे, तो हम ये कंडीशन लगाते थे कंडक्टर पे इंड्यूस चार्जेस आते हैं इस तरह से कि अंदर फील्ड जीरो हो जाए। एक बार कंडक्टर के सर्फेसिस पर इंड्यूस चार्जेस की वैल्यूज पता चल जाती थी। अब ये नॉर्मल प्रॉब्लम है पहले की तरह डिस्क्रीट चार्जेस का, सो इसके चार्जेस किसी भी नॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का चार्जेस पता है तो हर जगह पर फील्ड पोटेंशियल बता सकते हैं। तो इतना ही डिस्कस किया था। ये बताने के साथ साथ और मैंने एक दो पॉइंट्स कंडक्टर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे कि ये प्रॉपर्टीज तो है कि सरफेस पर चार्ज आएगा, फील्ड अंदर जीरो होगी, पोटेंशियल सेम होगा, ये तो प्रॉपर्टीज है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट बताया था कि कंडक्टर के, तुम लोग को याद है, बताओगे क्या बताया था कंडक्टर के बारे में? एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट
क्या बताया था कि कंडक्टर के सरफेस के पास, हाँ शील्डिंग भी उसका मतलब कॉन्सिक्वेंस है। ये जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि अंदर फील्ड जीरो हो जाती है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम कंडक्टर की हेल्प लेते हैं जहां पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करनी है। लेकिन कंडक्टर के बारे में एक और चीज बताया था कि कंडक्टर कहीं पर भी रखा है, कंडक्टर के सरफेस के पास हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता सकते हैं, सिर्फ पास के चार्ज को देख करके। ये यूनिक है, बाहर कैसे भी चार्जेस रखे हैं, ये कंडक्टर किसी भी फील्ड में रखा गया है, लेकिन कंडक्टर के सरफेस के पास अगर हमें चार्ज डेंसिटी पता है, तो कंडक्टर के सरफेस के पास हमें फील्ड भी पता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमने डिराइव किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने कंडक्टर के बारे में ये भी बताया था कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ठीक है, या इसको तुम लिख सकते हो 100 कितना 3 × 10⁴, यानी 30,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में अगर तुम 30,000 वोल्ट ले आते हो, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, तो इसके अंदर मतलब इस इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एयर है वो भी आयनाइज हो जाएगा, एयर भी एयर मॉलिक्यूल्स भी कंडक्टिंग हो जाएंगे, उससे उसके थ्रू चार्जेस लीक करेंगे। ठीक है, यही बताया था। और बताया था कि हाँ, साथ साथ ये भी बताया था कि कोई भी कंडक्टर बॉडी है उसका उसके ये जो चार्ज डेंसिटी है ना, वो जहाँ पर कर्वेचर कम होता है वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और जहाँ पे कर्वेचर ज्यादा, रेडियस कम, जहाँ पे रेडियस कम होता है वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और जहाँ पे रेडियस ज्यादा होता है वहां पे चार्ज डेंसिटी कम होती है। मतलब कंपैरेटिवली अगर स्मूथ सरफेस है तो उस स्मूथ पार्ट में, कंडक्टर के स्मूथ पार्ट में चार्ज डेंसिटी कम होगी, ठीक है, और जहाँ पे शार्प टर्न्स रहेंगे कंडक्टर की बॉडी पे, वहां पे चार्जेस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। इतने ही पॉइंट्स कंडक्टर्स के लिए बताए थे। ठीक है, और ये कंडक्टर्स की थ्योरी यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसी को यूज करके हम लोगों ने कंडक्टर के सरफेस पर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर फील कर रहे होंगे ये भी कैलकुलेट किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी आई थी? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर था। ठीक है, इतना ही बताया था और कुछ नहीं बताया था। ठीक है, कंप्लीट समरी है ये। इन पॉइंट्स को यूज करके हमने क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए थे। हाँ, तो डाइलेक्ट्रिक्स बताने से पहले मैं चाहता था कि कंडक्टर हमारा कंप्लीट हो जाए, कंडक्टर की थ्योरी कंप्लीट है, लेकिन मैंने पहले तुम्हें बताया था कि मैं कंडक्टर के कुछ क्वेश्चंस लूंगा थोड़ा अच्छे लेवल के, जिसके बाद ही हम कंडक्टर को कंप्लीट मानेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं डाइलेक्ट्रिक नहीं उठा रहा था, ताकि पहले वो कंडक्टर के जो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं तुम्हारे डोमेन में आते हैं उनको मैं कवर कर लूँ, कंडक्टर मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं कि कंडक्टर कंप्लीट कर लिया है, तभी डाइलेक्ट्रिक्स पर आऊँ, तभी थोड़ा तुम रिलेट करने में तुम्हें मजा आएगा, तुम थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्ट ले पाओगे। ठीक है, क्योंकि जिस पैटर्न पे हम कंडक्टर्स कवर कर रहे हैं मोर और लेस थोड़ा बहुत मतलब सिमिलर तो नहीं है, लेकिन पैटर्न थोड़ा सेम ही होगा। डाइलेक्ट्रिक्स भी वैसे ही हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक, उतना डिटेल में नहीं है, कंडक्टर तो थोड़ा डिटेल में तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स का बहुत छोटा सा पार्ट तुम्हें दिया गया है। जिससे ऐसे हम बोलते हैं ना कि हर तरह के कंडक्टर के क्वेश्चन तुम्हें नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तुम्हारे डोमेन से बाहर चला जाएगा, मैथ्स तुम्हारे डोमेन से बाहर चली जाएगी। इन प्रिंसिपल सॉल्व कर सकते हैं जो भी कंडक्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर बताया वो फॉलो करके, लेकिन हम लोग सिंपल को बिल्कुल सिमेट्रिक कंडक्टर होंगे, सिमेट्रिक चार्जेस होंगे, तभी कंडक्टर वाले क्वेश्चन सॉल्व करें। उसी तरह से डाइलेक्ट्रिक के भी अगर क्वेश्चन तुम्हें पूछे जाएंगे, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी कंडक्टर रख दिया गया चार्जेस के आसपास, पूछा जाए बताओ हर जगह पर फील्ड पोटेंशियल कितनी होगी, यही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन हुआ ना। लेकिन कंडक्टर के सरफेस पर तुम्हें इंड्यूस चार्जेस निकालने पड़ेंगे, उसके लिए तुम अप्लाई करते हो कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है,
ठीक है, मतलब तुम किसी तरह से कंडक्टर के सरफेस पर इंड्यूस चार्ज निकालते हो। अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा कि कंडक्टर नहीं है, चार्जेस है, चार्जेस स्कैटर कर दिए गए हैं, डिस्क्रीट चार्जेस, और अब आसपास में एक डाइलेक्ट्रिक बॉडी दे दी जाएगी, मतलब नॉन कंडक्टर दे दिया जाएगा, मतलब इंसुलेटर दे दिया जाएगा। तो इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है, नहीं हो पाती है उसमें, और दूसरा फिनोमिनन होता है। तो अगर पोलराइजेशन होता है, तो क्वेश्चन बनता है कि अगर कंडक्टर नहीं दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक बॉडी आसपास रख दी जाए, अब किसी भी जगह पर फील्ड निकालो, पोटेंशियल निकालो। ठीक है, तो ये भी हम इसी कोर्स में ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कंडक्टर्स को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो कंडक्टर के जो पिछला वाला पार्ट था वो तुम्हें थोड़ा याद दिला दिया। अब कंडक्टर के कुछ और जो सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक, जैसे डाइलेक्ट्रिक हुआ तो फिर कैपेसिटर के भी सारे क्वेश्चंस डाइलेक्ट्रिक वाले तुम कवर कर लोगे। यानी कि हम नेक्स्ट क्लास में ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, जितने लोग अटेंड कर रहे हो वो लोग कल तुम लोगों की क्लास है सबकी क्या कल दोपहर में? अच्छा दोपहर में तुम्हारी तो होगी रावलपुर में, सिर्फ इधर राजबाग में नहीं है। चलो ठीक है, तो हम रात में ही रखेंगे। रात में होपफुली डाइलेक्ट्रिक कवर कर देंगे, और डाइलेक्ट्रिक कवर करने के बाद सिर्फ कैपेसिटर के क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक लेक्चर और, मतलब एक टॉपिक और रहेगा मैक्सवेल इक्वेशन वाला। फिर तुम्हारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन मैं बोल दूंगा कि हाँ कंप्लीट है सारे पॉइंट्स। तो फिर उठा कर ये कोई भी क्वेश्चन देखना, कोई भी बाहर नहीं होगा। अभी एक कल की क्लास में तो नहीं, कल और परसों यानी थर्सडे फ्राइडे। लेकिन कल की क्लास के बाद तुम टेस्ट का सिलेबस तुम्हारा हो जाएगा अगर कैपेसिटर है तो। और करंट वाला को अगर सिलेबस है तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है। करंट के जो टॉपिक्स अभी कराने बाकी है, जो 2-3 टॉपिक जो रह गए हैं, वो तुम्हारे टेस्ट के सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होगा, उसके बाद वो करंट वाले टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैग्नेटिज्म में जाएंगे। अभी तुम क्या करना, कल की क्लास से पहले पहले, क्योंकि इसमें चांस नहीं लेना है। ये कंडक्टर वाला पार्ट जो है वो चैलेंजिंग है, पहले भी बता चुका हूँ कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी कंडक्टर वाला पार्ट वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। तो तुम लोग कंडक्टर्स के जो टॉपिक्स है ना उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। कंडक्टर में जो पॉइंट्स पहले पढ़े हैं और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। मैं कुछ और क्वेश्चन दे देता हूँ कंडक्टर से, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। कि फिर कल क्वेश्चन करेंगे कुछ कंडक्टर्स के, और डाइलेक्ट्रिक्स कवर करेंगे, और कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट भी कवर करेंगे। ठीक है, मैं क्लास